अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज। दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। इसराइल में नेतन्याहू का इक़्तिदार खतरे में। यूटीजे के बाद शायस का भी हुकूमती इत्तेहाद से अलहदा होने का इम्कान। भारतीय शहर अहमदाबाद में एयर इंडिया के तैयारे की तबाही का जिम्मेदार मुबैना तौर पर जहाज का कप्तान निकला। बांग्लादेश में अवामी लीग की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने जमात का निशान कश्ती अपनी वेबसाइट से हटा दिया। यूक्रेन की पार्लियामेंट ने जंग के दौरान नई वजीर आजम को मुकर्रर कर दिया। जर्मनी का डॉक्टर डेथ कौन है जो अपने ही मरीजों को कत्ल करता था? और महाराष्ट्र का पब्लिक सिक्योरिटी बिल, भारतीय अक़लियतें फिर से मुतासिर। टॉप स्टोरीज आपने देखी नाजरीन। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर के लिए आपको लेकर जाते हैं हम इजराइल की तरफ, जहां पर नेतन्याहू की जो हुकूमत है बस वो यूं लगता है कि अब ख़त्म होने ही वाली है। बहुत सारे लोग उसके ख़िलाफ़ पहले ही एहतजाज कर रहे थे, लेकिन अब मामला ये है कि उसकी अपनी जो सियासी जमातें जो कि उसकी हुकूमत में उसके साथ जुड़ी हुई थी, वो सियासी जमातें भी अब एक एक करके उसका साथ छोड़ती जा रही हैं। और मामला कुछ यूँ है कि जो मजहबी इदारे हैं, वहाँ के जो मजहबी तालीमी इदारे हैं, उनके तलबा और तालिबात के हवाले से, क्योंकि जो असल कानून है इज़राइल का वो ये है कि वहाँ पर हर शख्स को कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस करनी होती है। लेकिन अब मजहबी जो इदारे हैं, मजहबी तालीमी इदारों के तलबा और तालिबात के हवाले से इस मामले को मुस्तस्ना करार देने के हवाले से बातें हो रही थी और इस पर एहतजाज जो है वो बढ़ता जा रहा है। और इसी हवाले से जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जमात है यूटीजे और दूसरी एक और जमात है शास, ये दोनों जमातें हुकूमत का हिस्सा थीं और अब इनमें से एक जमात तो पहले ही छोड़ चुकी थी। यूटीजे जो है वो पहले ही हुकूमत छोड़ चुकी थी, लेकिन अब जो है वो शास जो है वो भी हुकूमती इत्तेहाद से शायद अलहदा हो जाएगी और उसके बाद नेतन्याहू के लिए बात मुश्किल हो जाएगी कि वो इसराइल पर हुक्मरानी कर सके। तो एक तो ये मामला है बहुत संगीन। दूसरा ये कि इजरायली फ़ौज के जो हैं वो हमले जारी हैं और उन्होंने एक हमला किया जिसमें एक चर्च पर भी हमला किया गया और उस चर्च में 3 लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए। और इस पर नेतन्याहू ने माफ़ी तो मांग ली है, लेकिन ये बात सामने आ गई है कि नेतन्याहू जो है और जो इजरायली अफवाज हैं वो बुनियादी तौर पर अब किसी भी कानून की परवाह नहीं करते और किसी भी मज़हब की परवाह नहीं करते। और ये मामला जो है वो सिर्फ़ उनकी दुश्मनी जो है वो मुसलमानों से नहीं, बल्कि उनकी दुश्मनी जो है वो सिर्फ़ ईसाइयों से भी हो चुकी है। और अब ज़ाहिर है उन्होंने इसको कवर अप तो करना ही था माफ़ी मांग के, लेकिन अब इस चीज़ का नोटिस जो है वो बहुत सारे जो क्रिश्चियन इदारे हैं उन्होंने भी लिया है। आइए इजराइल की और फ़लस्तीन की जो पूरी सूरत हाल है उस पर एक रिपोर्ट देखते हैं। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू का खुला तजाद खुलकर सामने आ गया। हजारों निहत्थे फलस्तीनियों की मौत पर उफ तक न करने वाले इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू गजा के वाहिद चर्च पर हमले के बाद अफसोस करने पर मजबूर हो गए। अपने बयान में उन्होंने कहा कि किसी भी मासूम जान का जाना किसी सानेह से कम नहीं। अलबत्ता ये बयान देते हुए वो ये भूल गए कि वो गजा में अब तक हजारों बेगुनाहों की जानें ले चुके हैं। इसराइली फोर्सेस की जानिब से गजा की वाहिद चर्च को निशाना बनाने पर पोप का सख्त मुज़ाहमती बयान सामने आया था। नेतन्याहू ने पोप को हमले की मुकम्मल तहकीकात की यकीन दहानी कराई है। अगर इसराइली वजीर आजम ऐसी ही कोई तहकीकात गजा के निहत्थे फलस्तीनियों की मौत पर भी करा लें तो शायद लातात जंगी जराइम पर उन्हें खुद ही सूली पर चढ़ना पड़ेगा। नेतन्याहू का ये बयान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से उन्हें कई कॉल के बाद सामने आया है, जिसमें इसराइली वजीर आजम ने चर्च पर हमले को संगीन गलती करार दिया था। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और आपको लेकर चलते हैं भारत की तरफ, जहां पर जून में
एक हवाई जहाज़ का हादसा पेश आया था और इस हादसे में कुल 260 अफ़राद जो हैं वो हलाक हुए थे और उनमें से 241 वो थे जो कि जहाज़ के पैसेंजर्स थे और 19 अफ़राद वो थे जो कि उस इमारत में मौजूद थे, उस हॉस्टल की इमारत में मौजूद थे। डॉक्टर्स का ये हॉस्टल था जहाँ पर ये तैयारा जाकर गिरा था। अब इसके हवाले से तहकीकात हो रही थी, रिपोर्ट सामने आ रही थी और अब एक रिपोर्ट जो सामने आई है, अमरीकी रिपोर्ट है, उसमें इस बात का इंकशाफ किया गया है कि तैयारे का जो पायलट है उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं थी और उसके बावजूद उसको तैयारा उड़ाने की इजाज़त दी गई। और जो गुफ्तगू सामने आई है पायलट की और जो असिस्टेंट पायलट है उसके दरमियान ये जो गुफ्तगू है ये भी बहुत कुछ कहती है। अब ये जो गुफ्तगू है ये आई है जी ब्लैक बॉक्स की जो रिकॉर्डिंग है उससे सामने आई है और दोनों पायलट जो हैं उनकी गुफ्तगू से ये बात वाज़ेह हो गई है कि जो कैप्टन था इस जहाज़ का, जिसका नाम था सुमीत सब्रवाल। अब सुमीत सब्रवाल जो है उसने उन स्विचेस को बंद किया था जिसके ज़रिए दोनों जो इंजन्स हैं जहाज़ के उनको ईंधन की फ़राहमी होती थी। अच्छा, अब जो बोइंग का जो इस तैयारे का जो फ़र्स्ट ऑफ़िसर था, फ़र्स्ट ऑफ़िसर जो है उसका नाम था क्लाइव कुंदर। उसने तैयारे के उड़ान भरते ही जो कैप्टन है उससे पूछा था कि जी आपने ये जो स्विचेस हैं ये क्यों ऑफ़ कर दिए? और ये जो फ़र्स्ट ऑफ़िसर था ज़ाहिर है ये पहले तो बहुत हैरान हुआ, फिर परेशान हुआ, दहशतज़दा हुआ कि ये क्या हुआ है, ये क्यों स्विचेस ऑफ़ कर दिए गए हैं। लेकिन कैप्टन जो था वो बड़ा पुरसुकून था और ज़ाहिर है अब अगर आप इन दोनों की जो एक क्वालिफ़िकेशंस हैं और जो फ्लाइंग आवर्स हैं उनका मवाज़ना करें तो ये बात सामने आती है कि जो फ़र्स्ट ऑफ़िसर था उसका तकरीबन 3500 फ्लाइंग आवर्स का तजुर्बा था और जो ये कैप्टन था उसका तजुर्बा था तकरीबन 15,500 फ्लाइंग आवर्स का। और पहले जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये कहा गया था कि जी इन दोनों के दरमियान बातचीत हुई, कोई कन्फ्यूजन हुई और इस कन्फ्यूजन की डिटेल जो थी वो पहली रिपोर्ट में नहीं आई थी। अब जो रिपोर्ट है उसके अंदर ये बात आई है कि जी पायलट ने को पायलट जो था उसने पूछा, फर्स्ट ऑफिसर ने पूछा पायलट से कि तुमने स्विचेस को क्यों ऑफ़ किया? और उस पर दूसरे ने कहा कि जी जो पायलट था उसने कहा कि जी मैंने जो है इन स्विचेस को ऑफ़ नहीं किया और मैंने फ्यूल जो है वो कट ऑफ़ नहीं किया। लेकिन दर हकीकत ये बात अब सामने आ रही है कि ये सारा मामला जो है ये उसी पायलट का किया धरा था और वो ज़हनी तौर पर सही नहीं था और अब इस बात पर बड़ी डिबेट हो रही है कि कैसे उसको जहाज़ उड़ाने की इजाज़त दी गई और वो फिर 260 लोगों की मौत का ज़िम्मेदार बना। आगे बढ़ते हैं जी प्रोग्राम में, बांग्लादेश का रुख करते हैं जहां पर हसीना वाजिद की जो अवामी लीग थी पहले उसकी रजिस्ट्रेशन मुअत्तल की गई और अब उससे उस पार्टी का जो इंतखाबी निशान है वो भी ले लिया गया। जी अवामी लीग जो है उसकी रजिस्ट्रेशन मुअत्तल हुई पहले और अब उनका जो इंतखाबी निशान है और ये एक तारीख़ी इंतखाबी निशान है कश्ती, जो कि कई दहाइयों से इस पार्टी के पास था। अब इस निशान को यानी कश्ती को भी जो इलेक्शन कमीशन है उसकी वेबसाइट से हटा दिया गया है। यानी कि पहले जो है वो इस पार्टी का नाम हटाया गया वहाँ से और उसके साथ अब जो है वो इस इंतखाबी निशान को यानी कश्ती का जो निशान है अवामी लीग का उसको भी वेबसाइट से हटा दिया गया है। और बेसिकली इलेक्शन कमीशन जो है उसने अवामी लीग को जो रजिस्ट्रेशन मुअत्तल होने वाली जो जमातें हैं उसके तहत छठी जमात के तौर पर रजिस्टर किया था और अब उसके नाम के साथ जो कश्ती का निशान था वो भी हटा दिया गया है। अच्छा, अब इस चीज़ के हवाले से दो बयानात हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक बयान है जी इलेक्शन कमीशन के जो सिस्टम मैनेजर हैं उनका नाम है मोहम्मद रफ़ीकुल हक। उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि जी ये जो हमने इक़दाम किया है ये आला हुक्काम की हिदायत पर किया है। और दूसरा जो बयान है वो है जी इलेक्शन कमीशन के जो कमिश्नर हैं अब्दुल रहमान मसूद, उन्होंने कुछ दिन पहले ये बात की थी कि जो इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली सियासी जमातें होती हैं बांग्लादेश की, उनको जो निशान अलॉट किया जाता है वो हमेशा के लिए उनका निशान बन जाता है और अगर पार्टी जो है वो मुअत्तल भी हो जाए, पार्टी ख़त्म भी हो जाए तो भी वो निशान उसी की मिल्कियत रहता है। तो इस रूल के तहत जो किश्ती का निशान है वो इसी जमात की यानी कि अवामी लीग की, हसीना वाजिद की जो अवामी लीग है उसी की मिल्कियत रहना चाहिए था। लेकिन अब जो नई डेवलपमेंट हुई है उसमें ये बात सामने आई है कि ये पार्टी जो है वो भी ख़त्म कर दी गई है और इस पार्टी को भी मुअत्तल कर दिया गया है और इस पार्टी से इसका निशान भी ले लिया गया है। तो अब वो जो आइंदा साल अप्रैल में इलेक्शंस होने वाले हैं जिनका ऐलान मोहम्मद यूनुस साहब की जो अबूरी हुकूमत है उन्होंने किया था, तो अब इस पार्टी का उस इलेक्शन में हिस्सा लेना जो है वो बिल्कुल ही नामुमकिन नज़र आता है। अब बढ़ते हैं जी यूक्रेन की तरफ, जहाँ पर यूक्रेन और रूस की जो जंग है वो तो हम जानते हैं कि कई साल से जारी है, लेकिन इस जंग के दरमियान ही एक बहुत बड़ा
काम और एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है यूक्रेन में, और वहाँ पर यूक्रेन की जो पार्लियामेंट है उसने एक नई वज़ीर आज़म जो हैं उनको चुन लिया है, और नई ख़ातून वज़ीर आज़म हैं, उनका नाम है यूलिया स्वेरेदेनको। यूलिया स्वेरेदेनको जो है उनकी उम्र है 39 इयर्स, बहुत ही यंग ख़ातून हैं यूलिया, और पहले वो नायब वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी खिदमात जो हैं वो सरअंजाम दे रही थी, और अब उनको बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म नामज़द कर दिया गया है। और बेसिकली 2 बयानात हैं इस हवाले से जो कि बड़े इंटरेस्टिंग हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये प्रेडिक्शंस कर रहे थे कि अब ये जंग ख़त्म होने वाली है, अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हो गया है, रूस जो है वो भी कुछ हद तक अमेरिका की बातें सुन रहा है, और जो जो यूक्रेन है वो अब काफ़ी ज़्यादा अरसे तक इस जंग को नहीं चला सकेगा, क्योंकि बहुत सारे ममालिक उसका साथ छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन अब 2 बयानात ऐसे हैं जो कि मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एक तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि सदर हैं यूक्रेन के, उनका बयान है, और उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये उम्मीद ज़ाहिर की है कि अगले 6 महीने के अंदर मैदान जंग में जो मकामी तौर पर हथियार तैयार होते हैं, यानी यूक्रेन के अंदर जो हथियार तैयार होते हैं, वो इस जंग में 50% तक इस्तेमाल किए जाएंगे। तो अगले 6 महीने तक तो हमें लगता है कि जी ये जंग के मूड में हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। और दूसरा जो बयान है वो जो यूलिया, जो इनकी नई जो वज़ीर आज़म बनी है, उन्होंने एक्स पर ये एक ट्वीट लिखा, और उन्होंने ये कहा कि उनकी हुकूमत जो है वो तेज़ी से काम करेगी, और ख़ास तौर पर फ़ौजी सामान की फ़राहमी, दिफ़ाई पैदावार में इजाफ़ा और टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए काम किया जाएगा। तो ये 3 डोमेन्स जो हैं वो उन्होंने बताए हैं, जिसमें एक डोमेन है जी फ़ौजी सामान की फ़राहमी, यानी लोकल तौर पर ये जो प्रोडक्शन है फ़ौजी साज़ो सामान की, ये बढ़ाई जाएगी। अच्छा, अब ये तो नई वज़ीर आज़म आ गई यूलिया, और जो पिछले जो वज़ीर आज़म थे जी, साबिक़ वज़ीर आज़म, उनका नाम था जी डेनिस शमेहाल, उनको नया वज़ीर दिफ़ा बना दिया गया है। तो ये एक इंटरनल शफ़ल हुआ है बेसिकली, और भी बहुत सारे वज़रा हैं जिनको शफ़ल किया गया है। अब यूक्रेन की इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि काफ़ी इकोनॉमिक वहाँ पर मुश्किलात हैं, और अगले माली साल के लिए 19 अरब डॉलर का ख़सारा भी है। तो अब देखते हैं कि इस ख़सारे के बावजूद जो है वो जंग जारी रहेगी, तो ज़ाहिर है ये ख़सारा मज़ीद बढ़ेगा, क्योंकि जो आपके जो डिफेंस एक्सपेंसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अब कितने वेस्टर्न ममालिक और कितने यूरोपियन ममालिक इनकी इमदाद करते हैं, मज़ीद मदद करते हैं, और कितने अरसे तक ये जंग जारी रहती है, ये वक्त बताएगा। अगली खबर के लिए आपको लेकर चलते हैं कैमरून की तरफ, जहां पर एक शख्स ऐसा है जो कि कई दिहाइयों से इक़्तिदार पर मौजूद है और इक़्तिदार पर विराजमान है, और अब भी वो शख्स इक़्तिदार पर रहना चाहता है। ये शख्स कौन है जी? ये है जी कैमरून के 92 साला सदर हैं, इनका नाम है पॉल बिया। 92 ईयर्स इनकी एज है पॉल बिया की, और अब उन्होंने ऐलान किया है कि जी मैं मुसलसल 8वें टर्म के लिए इलेक्शन लड़ूंगा, और अब भी आने वाले वक्त में मैं हुकूमत करना चाहता हूँ। अच्छा, अब कैमरून का मामला ये है कि कैमरून ने 1960 में फ्रांस से आज़ादी हासिल की थी, और सदर जो हैं पॉल बिया वो 1982 से सदरात की कुर्सी पर विराजमान है। तो 1982 से ये साहब सदर हैं, और उन्होंने अब बेसिकली सोशल मीडिया पर एक पैगाम जारी किया है, और उसमें उन्होंने कहा है कि जी आवाम की जो खिदमत है मैं मज़ीद करना चाहता हूँ, और संगीन चैलेंजेस हैं हमारे मुल्क को, मैं चाहता हूँ कि इन चैलेंजेस को सॉल्व करूँ, और इसीलिए मैं मज़ीद एक टर्म जो है वो अगली टर्म के लिए इलेक्शन लड़ूंगा। 2008 में बड़ी कन्फ्यूजन हुई थी, बड़ा शोर हुआ था इस हवाले से, और उन्होंने बेसिकली पॉल बिया ने 2008 में एक आईनी तरमीम की थी, और आईनी तरमीम करके उन्होंने सदारती जो मुद्दत है, सदर की जो टर्म है, उसको बेसिकली उसकी हद ख़त्म कर दी थी, और 2018 में वो मतनाज़ा तौर पर 71% वोट उन्होंने हासिल किए थे, और वो फिर सदर बन गए थे। अब अक्टूबर में इलेक्शंस होने वाले हैं, और उन्होंने ऐलान किया है कि वो अक्टूबर के इलेक्शंस में भी हिस्सा लेंगे। अब बढ़ते हैं जी यूरोप की तरफ, जहां पर बरतानिया और फ्रांस के दरमियान माइग्रेंट्स के हवाले से एक डील हुई है, और इस डील का नाम है 1 in 1 out। अब ये 1 in 1 out डील जो है ये क्या है, इस हवाले से नवीद आलम हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट यूके से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी नवीद, बताइएगा ये 1 in 1 out डील जो है फ्रांस और यूके की, ये क्या डील है? जी अवैस साहब, अंदरूनी सियासी दबाव की वजह से बरतानिया यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक से माहदे कर रहा है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जो इमिग्रेंट्स जो तारकिन वतन कश्तियों के ज़रिए बरतानिया में दाखिल हो रहे हैं वो यूरोप से दाखिल हो रहे हैं, और जिन ममालिक का वो रूट यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर जर्मनी और फ्रांस के साथ पहले मुआहदा किया गया कि जो भी इमिग्रेंट्स जो
कश्तियों के ज़रिए बरतानिया में दाखिल होंगे उनको गिरफ़्तार किया जाएगा, डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। पूछ-गुछ के बाद उनमें से हर हफ्ते तकरीबन 50 से ज़ायद जो इमिग्रेंट्स होंगे उनको वापस फ्रांस भेज दिया जाएगा। और क्योंकि इसकी जो सबसे बड़ी रीज़न बताई जा रही है वो अंदरूनी सियासी दबाव है, क्योंकि जब सर केयर स्टारमर जो लेबर पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म हैं, जो मुल्क के भी वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये वादा किया था कि हम नेट इमिग्रेशन को नीचे लेके आएंगे, लेकिन अब तक बरतानवी हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आती है। नंबर्स एकदम नहीं बढ़े, नंबर पिछले 15 साल से मुसलसल बढ़ रहे हैं, लेकिन अब तकरीबन हर अपोजिशन पार्टी इसको सियासी एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। इसी वजह से हमने देखा कि हालिया सर्वे जो हुए हैं उनमें जो लेबर पार्टी है उनकी रेटिंग मुसलसल डाउन हो रही है। इसी तनाज़र में जर्मनी के साथ भी एक मुआहदा किया गया है कि जर्मनी से जो लोग किसी विजिट वीज़े पे जर्मनी या स्टूडेंट वीज़े पे जर्मनी आए थे, वहाँ पे उनका कुछ इमिग्रेशन के मामला ख़राब हुए हैं, तो वो कश्तियों के ज़रिए वाया फ्रांस अगर वो बरतानिया में दाखिल हुए हैं तो जो बरतानवी हुकूमत है उनको गिरफ़्तार करेगी और वापस उनको यूरोप भेजेगी। वहाँ से उनकी पूछ-गुछ के बाद उनको उनके मुमालिक वापस भेज दिया जाएगा। और ये भी इसके साथ देखा है कि सर केयर स्टारमर इस बार भी सोच रहे हैं कि जो इमिग्रेंट्स यहाँ पे आते हैं उनके लिए किसी तीसरे मुल्क की सरज़मीन इस्तेमाल की जाए, वहाँ पे उनको रखा जाए और वहाँ पे अगर जो सक्सेसफुल असाइलम सीकर्स होंगे उनको बरतानिया में लाया जाएगा, उनको यहाँ पे रहने की इजाज़त दी जाएगी, बाकियों को वहीं से उनके मुमालिक वापस भेजा जाएगा। तो अगर ओवरऑल हम देखें तो सियासी दबाव की वजह से अवैध साहब ऐसे फैसले किए जा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। नवीद आलम हमारे साथ मौजूद थे और फ्रांस और बरतानिया के दरमियान 1 इन 1 आउट डील के हवाले से बात हो रही थी। और अब आपको हम लेकर चलते हैं जर्मनी की तरफ, जहां पर इस वक्त अदालत में एक बड़ा ही अजीबो-गरीब किस्म का केस चल रहा है। यूरोप से वैसे भी हम अपने प्रोग्राम में बहुत सारे केसेस को शामिल कर चुके हैं और ये सब बड़े अजीबो-गरीब केसेस होते हैं। कभी मुख्तलिफ़ तरह की जिनसी हरासानी के केसेस आते हैं, कभी करप्शन के केसेस आते हैं, लेकिन ये केस ऐसा है जो कि अपनी नौइयत का वाहिद केस है जहाँ पर एक डॉक्टर जो कि एक मसीहा होता है, वो डॉक्टर अपने ही मरीज़ों का कत्ल कर रहा था। जी बिल्कुल, ये डॉक्टर जो है अपने मरीज़ों को कत्ल कर रहा था और कई मरीज़ों को इसने कत्ल किया था। और अब इस डॉक्टर पर जो चूँकि ये केस आगे बढ़ रहा है तो ये बात भी सामने आ रही है कि शायद इसने अपने ससुराली रिश्तेदारों को भी कत्ल किया था। अब इसी हवाले से ज़रा मज़ीद तफ़सील जानते हैं इस केस की। शाहिद अमीर साहब हमारे जो नुमाइंदे हैं जर्मनी में, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस केस के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो मैं इस केस की तफसील जानना चाहूँगा कि ये जो डॉक्टर है ये अपने ही मरीज़ों को जानलेवा इंजेक्शन लगा रहा था या फिर कोई कोई ऐसे जो सुकून आवर अद्वियात वगैरह दे रहा था और उससे मौत हुई है काफ़ी सारे इसके जो मरीज़ थे। और डॉक्टर डेथ कहा जा रहा है, डॉक्टर डेथ का नाम दिया गया है इस डॉक्टर को। तो ये डॉक्टर डेथ कौन है, कहानी क्या है, इसकी ज़रा तफ़सील अगर आप हमें बता सकें? जी अवैस, बहुत शुक्रिया मदु करने के लिए। बिल्कुल, ये जो डॉक्टर यूहानस एम हैं, इनकी कहानी जो है वो बहुत दिलचस्प है। बल्कि इनका जो केस है वो हमें जर्मनी के एक मशहूर सीरियल किलर नील्स ह्यूगल्स की याद दिलाता है। वो एक नर्स था और उसने 85 के करीब जानबूझकर कत्ल किए थे। वो अभी जो है वो जर्मनी की जेलों में सज़ा काट रहा है और डॉक्टर यूहानस एम जो हैं, इनका केस भी इनसे कोई मिलता-जुलता है। क्योंकि डॉक्टर यूहानस एम जो हैं वो बर्लिन के करीब वाक़ एक शहर पोस्टडैम के एक अस्पताल में पॉलिएटिव केयर के शोबा में जो है वो तैनात थे। ये आखिरी मरहले के मरीज़ों का शोबा होता है और डॉक्टर साहब पर ये इल्ज़ाम है कि इन्होंने मरीज़ों को जानबूझकर ख़तरनाक मिक़दार में नींद आवर दवाएँ और मसल रिलैक्टेंस की जो दवाएँ होती हैं वो दी हैं, जिनकी कोई रिकॉर्ड या तहरीर नहीं थी। तो जर्मन मीडिया के मुताबिक इस पर कम से कम 15 मरीज़ों की को मौलिक अद्वियात के ज़रिए मारने का जो है वो इल्ज़ाम है। ये मरीज़ जो है कैंसर या असाबी अमराज़ में मुब्तला थी, जो कि जानलेवा बीमारियाँ नहीं थी और लेकिन ये अचानक जो हैं वो वफ़ात पा गए। तो ये जो है इन पर इल्ज़ाम लगाया गया है।
अच्छा, गुज़िश्ता 3 साल से शायद ये मामला चल रहा था, तो फिर पता कैसे चला कि ये जो डॉक्टर है वो ये काम कर रहा है? कैसे उसे किस तरह गिरफ़्तार किया गया? ये भी बताइएगा प्लीज़। जी, बिल्कुल, असल शक उस वक़्त पैदा हुआ जब जून 2024 में इनके यहाँ काम करने वाली एक नर्स ने ये मशकूक पाया कि यके बाद अमवात कैसे हो रही हैं। और पै दर पे जो हलाकतों पर इसने जो है सवाल उठाया था। कुछ मरीज़ ऐसे भी थे जिनकी हालत तो काफ़ी मुस्तहकम थी, लेकिन वो अचानक जो है वो वफ़ात पा गए। ये शक जर्मन पुलिस तक पहुँचा और फिर अगस्त 2024 में डॉक्टर को गिरफ़्तार कर लिया गया। तफ्तीश के दौरान पता चला कि ये महज़ 1-2 केस नहीं है, बल्कि बात तो 15 से ज़ायद मरीज़ों तक जा पहुँची थी। पुलिस ने उसके डॉक्टर साहब के जो कंप्यूटर हैं और मेडिकल रिकॉर्ड है, उसकी छानबीन के दौरान दरियाफ़्त किया कि वो मरीज़ों के आखिरी लम्हों में खुद अद्वियात देता था बिना किसी रिकॉर्ड के, तहरीर के। तो ये वो लम्हा था जब मामला कत्ल बराए हमदर्दी से आगे बढ़कर एक मंसूबा बंदी के तहत किए गए जो कत्ल हैं, एक प्लान किए गए कत्ल जो हैं वो सामने आए। ये साबित हुआ कि ये कत्ल प्लान किए गए थे। ये इस वजह से जो है फिर ये सारा शक जो है, ये हकीकत में बदला और डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया। अच्छा, अब ज़रा इसके ससुराली मामले पर आते हैं। क्या ये बात भी दुरुस्त है, ये बात भी सामने आई है कि इस डॉक्टर ने अपनी सास को भी कत्ल किया था और इस डॉक्टर की अपनी अहलिया जो है, वो भी इस कत्ल में शामिल थी? जी, बिल्कुल, ये डॉक्टर साहब की सास जो हैं वो पोलैंड में रहती थी और तहकीकात में ये बात बिल्कुल सामने आई है कि डॉक्टर अपनी सास की मौत के वक़्त पोलैंड में मौजूद था। ये डॉक्टर अपनी जो है वो ख़ानदानी दौरे पर था, यानी कि ख़ानदान से मिलने-मिलाने गया हुआ था। इसकी मौत भी जो है वो डॉक्टर की सास की मौत मशकूक हालात में ही हुई थी। अलबत्ता अब तक इनकी बीवी पर ये कोई इल्ज़ाम ऐसा साबित नहीं हो सका कि वो इस जुर्म में शरीक थी या नहीं। और जो इसकी तबी रिपोर्ट में दिल का दौरा ज़ाहिर किया गया था कि सास को दिल का दौरा पड़ा है, मगर पोस्टमार्टम नहीं हुआ। नई तफ्तीश में ये मौत भी मशकूक समझी जा रही है। बिल्कुल, अगर डॉक्टर का ये किरदार रहा है और उनकी सास की मौत जो है वो एक मशकूक हालात में हुई है, तो बिल्कुल उसका शक जो है वो डॉक्टर पर सीधा-सीधा जाता है। लेकिन पुलिस इसकी जो है वो तहकीक कर रही है। अच्छा, एक और चीज़ पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि जर्मनी में इस हवाले से कानून क्या कहता है? और ख़ास तौर पर ये जो यूथनेसिया वाला मामला है कि जिसमें मरीज़ खुद अपनी जान लेने के लिए डॉक्टर्स को दरख़्वास्त देते हैं, उनके हवाले से भी क्या कवानीन है, वो भी बताइएगा? जी, बिल्कुल, जर्मनी में जो है मख़सूस हालात में असिस्टेड सुसाइड करने की इजाज़त है। जर्मनी में मार्च 2020 में वफ़ाकी आईनी अदालत ने ये फ़ैसला दिया था कि जर्मनी में हर शख़्स जो है वो ये हक़ महफ़ूज़ रखता है कि वो जीना चाहता है या नहीं, वो अपनी ज़िंदगी को जारी रखने का फ़ैसला खुद कर सकता है। वो ये दावा कर सकता है कि उसको असिस्टेड सुसाइड की ज़रूरत है, बशर्तिया कि वो मुकम्मल होशो-हवास में हो और आज़ादाना फ़ैसला करने की अहलियत रखता हो, सलाहियत रखता हो, तो कुछ कानूनी दायरा-कार में ये मुमकिन है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ मामला जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ डॉक्टर जोहानस ने खुद मरीज़ों के लिए मौत का फ़ैसला किया, जो कि सरहियन गैर कानूनी, गैर इख़लाक़ी और मुजरमाना अमल है। ये कत्ल के ज़ुमरे में आता है, ज़ाहिर है, और इस पर सज़ा भी जो है वो संगीन है। लेकिन कानून के मुताबिक डॉक्टर या नर्स को ये हक़ हासिल नहीं है कि वो खुद मरीज़ के लिए मौत का फ़ैसला करे। हर केस के लिए आज़ाद मेडिकल बोर्ड की मंजूरी की ज़रूरत होती है। यहाँ जर्मनी में मरीज़ की मर्ज़ी, ज़हनी हालत और दस्तावेज़ी इजाज़त लाज़मी होती है। डॉक्टर योहानस के केस में किसी मरीज़ की तरफ से तहरीरी जो है वो असिस्टेड सुसाइड की रज़ामंदी जो है वो नहीं ज़ाहिर की गई थी। कोई तहरीरी सबूत है ही नहीं था। बल्कि जो डॉक्टर साहब ने जो है ये गलत अद्वियात जो अपने मरीज़ों को देकर कत्ल किया है, उसकी भी कोई तहरीरी सबूत नहीं थी। तो ये सारे मामला जो हैं वो कत्ल के ज़ुमरे में आते हैं और ये बिल्कुल गैर कानूनी थे, ये डॉक्टर साहब की जो जितनी भी हरकत थी। बिल्कुल। और फाइनली मैं ये जानना चाहूँगा कि अब ये केस जो है ये कहाँ तक पहुँचा है, और सज़ा जो है वो कब तक सुनाई जाएगी और अगर सज़ा होगी तो क्या सज़ा होगी? जी, ये मुकदमा जो है जुलाई 2025 में बर्लिन स्टेट कोर्ट में शुरू हो चुका है, बल्कि तवक्को की जा रही है कि इसका फ़ैसला जो है, वो जनवरी 2026 तक जो है वो सुनाया जाएगा। और इस बात पर भी जो है वो बहस हो रही है कि डॉक्टर योहानस एम को जो है वो उम्र कैद सुनाई जाएगी, लाइफ सेंटेंस विदाउट पेरोल, और इसका मतलब है कि शायद वो कभी जेल से बाहर भी ना आ सकें।
प्रोसिक्यूशन जो है उन्होंने 15 के करीब इल्ज़ामात कत्ल जो है वो आयद किए थे, और मज़ीद जो केस हैं उन पर जो है वो ज़ाहिर है तफ्तीश अभी जारी है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये हमें नील्स ह्यूगल वाले केस की याद दिलाती है। और आप ये मत भूलें कि ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे हज़ारों जो हैं वो लोगों को गैस चैम्बर्स में जला दिया गया था। और अब बर्लिन के कुछ लोग जो हैं वो डॉक्टरों के पास जाने से भी डरते हैं। नील ह्यूगल वाला जो वाक़या है वो भी 2019 का था, और ये तो अभी हाल ही का वाक़या है, डॉक्टर जोहानस एम वाला। तो इसलिए लोगों में जो है वो खौफ व हरास भी है। और जर्मनी में इस शोबे की जो शफ़ाफ़ियत है उस पर भी जो है वो लोग उँगली उठा रहे हैं। ज़ाहिर है लोगों में खौफ व हरास है, वो डॉक्टरों के पास जाने से जो है वो काफ़ी तादाद में लोग जो है वो खौफ खा रहे हैं, डर रहे हैं। इसके अलावा हमने जो है वो असिस्टेड सुसाइड की भी बात की। तो जर्मनी में जो है वो जर्मनी नहीं बल्कि यूरोप समेत जो है वो कई मुल्कों में हज़ारों की तादाद में सालाना जो लोग हैं वो असिस्टेड सुसाइड करते हैं। लेकिन उसका एक मुकम्मल एक कानूनी तरीक़ाकार है। लेकिन ये डॉक्टर योहानस एम के केस में जो है ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल, इनको जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो केस की पैरवी करके सज़ा दी जाएगी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे शाहिद अमीर हमारे नुमाइंदे जर्मनी से हमें ज्वाइन कर रहे थे। और आप देख रहे हैं कि किस तरह का अजीबोगरीब केस है कि एक डॉक्टर 3 साल से अपने ही मरीज़ों को कत्ल कर रहा था। आप देखते हैं कि अदालतें इस हवाले से क्या फ़ैसला सादिर करती हैं। रुख करते हैं भारत का, जहाँ पर मोदी सरकार जो है वो अपनी मुल्क की अक़लियतों को दबाने के लिए नित नए कवानीन लेकर आ रही है और नित नए तरीक़ों से वहाँ की अक़लियतों को उनके जो बुनियादी हुकूक हैं उनसे महरूम किया जा रहा है। हमने बहुत सारे कवानीन वहाँ पर पास होते हुए देखे हैं मोदी दौरे हुकूमत में। और कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि जिनको अदालत के ज़रिए सेटल किया जाता है। अदालत के ज़रिए ये बात यकीनी बनाई जाती है कि जो वहाँ की अक़लियतें हैं उनको इंसाफ ना मिले और कुछ इस तरह के कवानीन पास किए जाएँ कि जिससे उनकी जो ज़िंदगी है वो मुश्किल में आए। और फिर कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि जो अदालत से बाहर हम देखते हैं कि जिस तरीके से मॉब लिंचिंग होती है कि गोश्त खाने पर किसी को कत्ल कर दिया। किसी शख्स के पास सिर्फ ये अफ़वाह अगर आई कि जी उसके पास गोश्त है गाय का, तो उसको जाकर उसका घर जला दिया गया, उसके घर को तोड़ दिया गया। बहुत सारे इस तरह के मामलात हैं जो कि भारत में हो रहे हैं। अब महाराष्ट्र जो स्टेट काउंसिल है उसने एक स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल जो है वो पास किया है और उसके हवाले से ऑपोजिशन जो है बहुत ज़्यादा शोर भी मचा रही है। अब ये महाराष्ट्र का सिक्योरिटी बिल जो है वो क्या है और कैसे ये अक़लियतों को मुतासिर करेगा, इस हवाले से हम बात करते हैं। राजा फैसल हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, एनालिस्ट हैं और भारत पर तो इनकी बड़ी गहरी नज़र है। अस्सलाम वालेकुम फैसल, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो मैं आपसे ज़रा जानना चाहूँगा इस बिल का बैकग्राउंड कि ये जो महाराष्ट्र का जो सिक्योरिटी बिल है ये क्या है और इससे भारत की जो अक़लियतें हैं वो किस तरह मुतासिर होंगी? देखिए, बहाना तो ये बनाया जा रहा है कि ये शायद ये जो बिल है, ये पब्लिक सिक्योरिटी बिल, ये माओइस्ट के खिलाफ और वो कम्युनिस्ट आवाजें जो कि मुआशरे में बिगाड़ पैदा करने की कोशिश करेंगे, हम उनका कलाकुमा करने के लिए ये बिल लेके आ रहे हैं ताकि उनको हम इजाजत नहीं देंगे कि वो किसी भी तरीके से मुआशरे में बिगाड़ पैदा करने की कोशिश करें। लेकिन इसकी आड़ में ये अक़लियतों के खिलाफ ही है। चाहते ये हैं कि वो मुजालिम जो कि आज के भारत में ढाए जा रहे हैं वो ढाते रहे और कोई इस पे कुछ बोलने की भी कोई जुर्रत ना कर सके, और जो भी बोलने की जुर्रत करे उसको उठा लिया जाए। तो ये सिस्टमैटिकली एक तरीके से हर उस आवाज को शन करने की कोशिश है जो कि किसी भी तरीके से आज की हिंदुत्व आइडियोलॉजी के खिलाफ बोलने की कोशिश करे। और जो ऑपोजिशन है वो इसकी मुखालिफत क्यों कर रही है? उनके पास क्या दलाइल हैं? देखिए, उनके दलाइल ये है कि ये ना सिर्फ ये कि डिफरेंट जो कम्युनिटीज बसती हैं उधर और जो वहां पे हमें अक़लियतें नजर आती हैं, ये उनको उनको किसी भी तरीके से बोलने का हक नहीं दिया जा रहा, बल्कि ये है कि एक आम बंदे की भी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो फ्रीडम ऑफ थॉट है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये उसके ऊपर एक कदगन है। और एक ऐसा मुल्क भारत जिसमें कि आज के दिन सहाफत के ऊपर बहुत सारी कदगन लगी हुई है, बहुत सी स्टेट्स में किसी भी सहाफी को जाने की जरूरत नहीं है, इजाजत नहीं है। उस मुल्क में इस तरह की पाबंदियां लगाना और इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन में एडिशंस करवाना, ये सब का सब जो है ये बेसिकली
सोसाइटी को फर्दर साइडलाइन करने की कोशिश है, और हर वो आवाज जो कि अपोजिशन की तरफ से उठे या फिर अकलियतों की तरफ से उठे, उसका कला कुमा करने की ये एक भौंडी सी कोशिश है मौजूदा हुकूमत की जानिब से और महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से। और इसीलिए देखने में ये आ रहा है कि वहां पे मौजूद जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो भी इसके खिलाफ आवाज उठा रही। अच्छा, अब ये बिल जो है ये किस सतह पर लागू किया है और ये क्या कानून बन गया है और कहाँ-कहाँ इसको लागू किया जाएगा? देखिए, ये बिल पास होना इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। उसकी वजह यह है कि अगर बिल को देखा जाए तो बिल वहां पे वोटिंग के जरिए पास नहीं करवाया गया। वो जैसे किसी भी पार्लियामेंट में आए या नो के जरिए उसको पास किया जाता है, ये उस तरीके से पास किया जा रहा है। इसका नंबर उन्होंने कभी डिफाइन नहीं किया, लेकिन यह है कि इसको पास किया गया है पार्लियामेंट की जानिब से, महाराष्ट्र की पार्लियामेंट की जानिब से, एक स्टेट है उसकी जानिब से। लेकिन अगर देखा जाए क्या ये चैलेंज हो सकता है, बिल्कुल ये चैलेंज हो सकता है आगे जाके, लेकिन सो फार इसको बिल की मंजूरी ही कंसिडर किया जा रहा है। इसी वजह से इसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा की जा रही है भारत में, और इसी वजह से हमें ये देखने को मिल रहा है कि ऑपोजिशन पार्टीज भी बहुत ज्यादा इसके खिलाफ बात कर रहे हैं, क्योंकि ये उजलत में पास किया गया एक बिल है जिसमें के ऑपोजिशन पार्टीज को इसके ऊपर गुफ्तगू करने की भी इजाजत नहीं दी गई। देखने में यही नजर आ रहा है कि जैसा कि एक सेट पैटर्न है आज के भारत में, हमें नजर आता है कि वो इस तरह के बिल्स, जैसे आपको याद होगा पहले भी जो सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट था वो उसको भी इसी तरीके से उजलत से पास किया गया था। फिर जो फार्मर्स एक्ट लेके आया जा रहा था उसमें भी इसी तरीके से तेजी और फुर्ती दिखाने की कोशिश की गई थी। ये सबका सब इसलिए होता है क्योंकि ये सब की सब जो बिल्स हैं ये किसी ना किसी हद तक और किसी ना किसी तरीके से मार्जिनलाइज करने की कोशिश होती है अकलियतों को। खुसूसन आपने वक्फ एक्ट भी देखा होगा, उसके ऊपर भी इसी तरीके से बहस चल रही है। वो तो सरासर मुसलमानों के खिलाफ है। वो जमीनें जो कि मुसलमानों का हक है, वो जमीनें जो कि मुख्तलिफ मसाजिद की जमीनें थी, जो कि मुख्तलिफ खानकाहों की जमीनें थी, उनके ऊपर हुकूमत एक कब्जा चाहती थी। हर वो एक्ट जिसमें के मुसलमानों के हवाले से कोई भी एक्ट होगा, वो जैसे ही पास होता है उसके ऊपर आपको बुलडोजर्स भी नजर आते हैं, उसके ऊपर आपको सारी की सारी गवर्नमेंट की मशीनरी और पुलिस भी आपको एक्टिव हुई नजर आती है, और कोई भी उसके खिलाफ बात जब करेगा तो उसको वहां से उठा लिया जाता है। आज के भारत में ये जो बिल पास होने जा रहा है ये एक प्रेसिडेंट सेट होगा जिससे कि हर वो आवाज जो कि कोशिश करेगी कि किसी भी तरीके से अपना एहतजाज नोट करवा सके, उसको वो एहतजाज नोट करवाने का हक भी छीन लिया जाएगा। अच्छा, भारत में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि इस हवाले से एहतजाज करते हैं और अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं कि जब उन्हें नज़र आता है कि अक़लियतों के साथ ठीक मामलात नहीं हो रहे हैं, तो कुछ ऐसे अवामी हलके जो हैं उनकी क्या राय सामने आई है और जो सिविल सोसाइटी है भारत की वो इसके हवाले से क्या कह रही है? देखिए, वहां पे सिविल सोसाइटी को आप ना होने के तनाजुर में देखिए। उसकी वजह यह है कि एक और जो तरीकाकार है, तरीका वारदात है हार्ड लाइनर्स की तरफ से, वो भी अपनाया जाता है। जो भी सिविल सोसाइटी में से बोलने की कोशिश करता है उसके घर का घेराव करना, फिर उसके घर का पथराव करना, फिर वो जहां पे भी अगर मार्केट जा रहे हैं, उसकी फैमिली जा रही है तो उनको भी ज़द-ओ-कोब करना, इस तरह के भी हमें एलिमेंट्स देखने को मिले हैं जो कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी या हिंदुत्व आइडियोलॉजी से ड्रिवन जो एक माइंडसेट है वो हमें नजर आता है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, राजा फैसल हमारे साथ मौजूद थे और बात हो रही थी महाराष्ट्र सिक्योरिटी बिल के हवाले से। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।